नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं हिज स्टोरी में। आधुनिक भारत के इतिहास में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉरेन हेस्टिंग ने किस तरह के प्रशासनिक सुधार किए। आज के इस वीडियो में हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए राजस्व, आर्थिक और न्यायिक सुधार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राजस्व सुधार। कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, लेकिन उसने मालगुजारी वसूलने का काम अपने ऊपर नहीं लिया था। यह आमीन प्रजा का शोषण करते थे और उनसे मनमाना लगान वसूला करते थे। देखिए, 1765 में जब शाह आलम से इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है, तो वो मालगुजारी जो मतलब कर वसूल करने का जो अधिकार था वो अपने ऊपर ना लेकर के भारतीयों के ऊपर देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते थे, जिसमें जो किसान थे, जो मतलब प्रजा थी, उससे मनमाना लगान वसूला जाता था। इस स्थिति में सुधार के लिए 1769 ईस्वी में निरीक्षक नियुक्त किया गया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो इस स्थिति में सुधार के लिए, जो शोषण हो रहा था प्रजा का, सुधार के लिए एक निरीक्षक नियुक्त किया गया, जो कि लगान जबरन वसूला जा रहा है या नहीं, कि कितनी मात्राएं वसूली जा रही है, इन सब के ऊपर निरीक्षण करता था। लेकिन इसका कुछ खासा प्रभाव नहीं दिखता है। अतः वॉरेन हेस्टिंग ने भूमि के लगान का 5 वर्षीय प्रबंधन किया। जो जमींदार सबसे अधिक लगान कंपनी को देने का वचन देता, उन्हें लगान वसूली का काम दिया जाता था। दोस्तों देखिए, यहां से एक तरीके से जमींदारी प्रथा का प्रारंभ होता है। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि भूमि, गांव के गांव जो होते थे, उनको छोटे छोटे जमींदार, जो वहां के जो बड़े सामंत जो होते थे, उनको वो देने लग गया भूमि कर वसूलने का ठेका। और वो ठेका जो टेंडर दिया जाता था, वो इस बात पे दिया जाता था कि कौन किस भूमि के लिए ज्यादा से ज्यादा लगान देने का टेंडर देता है, वचन देता है। जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाता था, जैसे किसी एक गांव की जमींदारी की बात हो रही है, तो उस एक गांव की जमींदारी के लिए एक नीलामी प्रोसेस प्रारंभ किया जाता था। उस प्रोसेस में जो जमींदार सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाता, उसे वो गांव की जमींदारी, यानी कि उस गांव में टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का जिम्मेदारी 5 वर्षों के लिए दे दिया जाता था। टैक्स वसूलने के दर निश्चित थे, और वो भी दर निश्चित थे कि वो कितना अंग्रेजों को देगा, इसी के लिए वो बोली लगाते थे। दूसरी तरफ लगान वसूली के लिए एक अंग्रेज अधिकारी समहारता नियुक्त किया गया था। समहारता होता था जो लगान वसूली के लिए जिम्मेदार होता था, जिसकी सहायता के लिए एक भारतीय दीवान होता था। एक निश्चित दर निर्धारित कर लगान का हिसाब सहज कर दिया गया था। अब दोस्तों देखिए कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि दर की, जो लगान की जो दर थी, उसे अब निश्चित कर दिया गया और उसे समहारता के अधीन कर दिया गया। समहारता जो था वो एक अधिकारी था, वो नियुक्त किया गया था कर की वसूली के लिए, और उस समहारता को जो सहायता देता था वो एक दीवान होता था, वो भारतीय हुआ करता था। अब चर्चा करेंगे आर्थिक सुधारों के ऊपर। जिस समय वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर का पद ग्रहण किया, उस समय कंपनी की माली हालत अत्यंत दयनीय थी। इस स्थिति में वॉरेन हेस्टिंग ने रिक्त कोष की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक साधनों को अपनाया। सर्वप्रथम उसने क्या किया कि बंगाल के नवाब की पेंशन को कम कर दी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 32 लाख से उसने 16 लाख कर दिया था। एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो पेंशन इलाहाबाद की संधि के कारण दी जाती थी, अब 25 लाख रुपये उसे बंद कर दिया। और बंद करने के लिए रीजन क्या देता है वॉरेन हेस्टिंग? वो कहता है कि चूंकि मुगल सम्राट जो है मराठों के साथ जाकर के मिल गया है, इस कारण हम अब उन्हें पेंशन नहीं देंगे। वस्तुतः हुआ यह था कि मराठा पेशवा माधव राव ने
शाह आलम को, जो इलाहाबाद के किले में नजरबंद था अंग्रेजों के द्वारा, उसे इलाहाबाद से उठा करके पुनः दिल्ली के लाल किले में स्थापित करता। इससे जो अंग्रेज होते थे, ब्रिटिश थे, वो क्षुब्ध हो जाते हैं और क्रोध में आकर के उन्होंने शाह आलम द्वितीय के जो पेंशन देते थे उसे बंद कर दिया। आगे उसने कड़ा और इलाहाबाद के जिले भी मुगल सम्राट से ले लिए। इतना ही नहीं, उसने केवल पेंशन ही बंद नहीं किया, अपितु इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले थे, जो कभी अवध के नवाब से छीन करके उन्होंने मुगल सम्राट को दिए थे, वो जिले भी वापस ले लिए और फिर से पुनः नवाब शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए में बेच दिया। इस तरीके से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र पुनः नवाब शुजाउद्दौला के पास आ गया। 1771 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने बनारस की संधि की। 1771 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने अवध के नवाब के साथ एक बनारस की संधि की, जिसके अनुसार नवाब शुजाउद्दौला को इस शर्त पर सहायता देने का वचन दिया गया कि वह बनारस का जिला तथा 50 लाख सेना कंपनी को देगा। इस तरीके से अवध का जो राज्य था उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया एवं पैसे उगाही करने का एक रास्ता, जरिया तैयार किया गया, ताकि सेना का खर्च जो है वो अवध के जो नवाब हैं उनसे वसूला जा सके। राजस्व एवं आर्थिक सुधार के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे न्यायिक सुधार के बारे में। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार किए। वॉरेन हेस्टिंग ने जमींदारों तथा फौजदारों से न्यायिक अधिकार ले लिए। इससे पूर्व जो जमींदार और फौजदार थे उनके पास न्यायिक अधिकार थे, उनसे न्यायिक अधिकार वॉरेन हेस्टिंग ने वापस ले लिए। जिले को इकाई मानकर प्रत्येक जिले में एक मुफस्सिल दीवानी अदालत और मुफस्सिल फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिले की इकाई को जो मान करके जो बनाया गया, आज के समय में अगर हम सिविल मामले जो होते हैं, जिसे दीवानी हम कह सकते हैं, जो पारिवारिक मामले होते हैं, पैसे से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, उस मामले के लिए जो आज के जमाने में जिले लेवल पर जो अदालतें होती है उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जिला न्यायालय बोलते हैं। फिर दूसरी तरफ जो फौजदारी यानी कि क्रिमिनल मैटर्स जिसमें होते हैं, आपराधिक मामले जिसमें होते हैं, उस मामले को लेकर के जो अदालतें बनाई जाती है आज के समय में जिला लेवल पे, उसे सेशन कोर्ट बोलते हैं या फिर सत्र न्यायालय बोला जाता है। तो उसे वैसे ही जिले को इकाई मान करके दीवानी मुकदमों के लिए एक मुफस्सिल दीवानी अदालत और फौजदारी मुकदमों के लिए एक मुफस्सिल फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। इस तरीके से आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने, वॉरेन हेस्टिंग ने न्यायिक जो प्रक्रिया थी उसे दो अलग अलग भागों में बांट दिया, एक दीवानी और दूसरी फौजदारी। दीवानी अदालत जो थी वो समहारता के अधीन हुआ करती थी। समहारता मैंने आप लोगों को बताया था कि समहारता कर वसूलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था और वह एक अधिकारी था जो कर वसूलने का कार्य करता था। फौजदारी अदालत में भारतीय काजी अथवा मुफ्ती कानून की व्याख्या करते थे। जो काजी होते थे अथवा मुफ्ती होते थे वो कानून की व्याख्या करते थे फौजदारी अदालतों में, और उसी के अनुसार, उसी व्याख्या के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता था। एक तरीके से ये धर्म के आधार पर फौजदारी अदालतों के फैसले तय किए जा रहे थे। समहारता उसके कार्यों का निरीक्षण करता था। जो समहारता होता था उनके जो फैसले लेते थे काजी और जो मुफ्ती, उनके कार्यों का निरीक्षण किया करता। और दोनों जो अदालतें थी, दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें, दोनों अदालतों के जो अधिकार थे वो निश्चित कर दिए गए थे। कोई किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, ऋण, ब्याज आदि से उत्पन्न मामलों पर मुकदमे की सुनवाई दीवानी अदालत में होती थी। हत्या, चोरी, डकैती, जालसाजी आदि मुकदमे पर की सुनवाई फौजदारी अदालत में होती थी। कोलकाता में अपील की उच्च अदालतों की स्थापना की गई, यानी कि जो मुफस्सिल दीवानी एवं जो फौजदारी अदालतें थी
उसके अपील के लिए, उसके अगेंस्ट जो निर्णय देते थे उनके निर्णयों के अगेंस्ट अपील के लिए कलकत्ता में एक उच्च अदालत की स्थापना की गई, जिसका नाम था सदर दीवानी अदालत एवं सदर निजामत अदालत। वहीं हिंदू तथा मुस्लिम कानूनों का संग्रह किया गया। मुस्लिम कानूनों को संग्रहित करने के लिए औरंगजेब के द्वारा जो लिखी गई जो पुस्तक थी फतवाए आलमगीरी की सहायता ली गई तथा हिंदू कानूनों के संग्रह के लिए हिंदू पंडितों की सहायता ली गई। न्यायाधीशों को परामर्श देने एवं कानून की व्याख्या करने के लिए हिंदू मुस्लिम मौलवी, हिंदू पंडित एवं मुस्लिम मौलवी न्यायिक होते थे। दोनों के लिए अलग अलग, दोनों धर्मों के लिए अलग अलग न्यायिक को रखा गया। दोनों पक्ष की स्वीकृति से पंच निर्णय की भी व्यवस्था की गई थी। एक तरीके से आप मान लें कि एक इसी समय एक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया, जिसमें कि अगर दोनों पक्ष आम सहमति से केस को वापस कर लेना चाहते हैं या फिर किसी मुद्दे के ऊपर एग्री कर रहे हैं, तो इस स्थिति में उसका निर्णय आम सहमति से दी जाने के लिए एक पंच निर्णय की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक जिले में एक फौजदार नियुक्त किया गया था, जिसका काम अपराधियों को पकड़कर न्यायालय में पेश करना था। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं फौजदार का जो कार्य था वो आज के समय में जो पुलिस है हमारी, उसके कार्य से मिलता जुलता। आज के समय में पुलिस भी यही कार्य कर रही है कि अपराधियों को पकड़ करके अदालतों में प्रस्तुत करती है और अदालत उसके ऊपर कार्रवाइयां करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने आर्थिक, प्रशासनिक, आर्थिक, राजस्व, न्यायिक सुधार किए। इसके बाद के क्लासेस में हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के जो वाणिज्यिक सुधार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके उन कार्यों के बारे में भी पढ़ेंगे जो उसने सार्वजनिक हित के लिए किए। तब तक के लिए धन्यवाद।